जय हिंद बच्चों। आज हम चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पेज में ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट दिया नहीं हुआ है, हम सेकंड पेज से स्टार्ट करेंगे। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज़ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की आपस में एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, और ऑर्गेनिजम्स की उनके फिजिकल एनवायरनमेंट, जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है, सॉयल है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, उनके साथ उनकी क्या इंटरेक्शन है। सो ये डेफिनेशन आप ऐसे ही लर्न करोगे। उसके बाद जो इकोलॉजी है वो बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स, ठीक है, इनके अराउंड जो है हम और इकोलॉजी को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो। यहाँ पे मेजर बायोम्स दिए हुए हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोनीफेरस फॉरेस्ट है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये आर्कटिक रीजन है, टुंड्रा, एल्पाइन, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। इधर दे रखा है मीन प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल या स्नोफॉल, और इधर दे रखा है मीन एनुअल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में देखो ज़्यादा टेम्परेचर है डेजर्ट एरिया में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और अगर एनुअल जो है प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल देखो तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। डेजर्ट में रेनफॉल सबसे कम है, और यहाँ पे भी जो है टेम्परेचर भी कम है और रेनफॉल भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये क्यों दिखाया गया है? ये इसलिए दिखाया गया है कि जो कि हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज़ फाउंड इन दैट एरिया। वेराइटी, डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने ज़्यादा होंगे, बायोडाइवर्सिटी उतनी ही रिच होगी। तो ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब नीचे यहाँ पे एक इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखे हैं, इसमें ये दे रखा है कि जो हमारा मेजर जो बायोम्स हैं वो आपके यहाँ पे इस ग्राफ में दिखा रखे हैं। अदर देन दैट जो आपके बहुत सारे हैबिटेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, जैसे राजस्थान डेजर्ट है जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कम होगी और डिफरेंट तरह के होंगे, उनमें कुछ अडेप्टेशंस पाई जाएंगी जो कि उस तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकें। फिर हमारे यहाँ पे मेघालय के फॉरेस्ट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे भी रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, ठीक है। फिर डीप ओशन ट्रेंचेस हैं, वहाँ पे अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे एंड सो ऑन। उसके बाद हमारी जो एक एग्जांपल दे रखा है कि जो हमारी गट है, हमारी इंटेस्टाइन है, वो भी वहाँ पे भी एक जो है वो एक डिफरेंट हैबिटेट है, किसके लिए? माइक्रोब्स के लिए, ठीक है। अगर वो माइक्रोब्स जो हेल्दी माइक्रोब्स हैं अगर वो नहीं होंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो है क्या दिया गया है, ऊपर आपकी कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ये डिफरेंट बायोम्स दिखा रखे हैं कैसे दिखाई देते हैं, एंड देन आफ्टर दैट देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया। और ये फैक्टर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला है मेजर एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है ये डिसाइड करने में कि उस एरिया में किस तरह के प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाएंगे। वैरायटी ऑफ टेम्परेचर रेंज है, मतलब कि अर्थ पे सब ज़ीरो से लेके ज़ीरो से कम टेम्परेचर वाले पोलर रीजन भी हैं और बहुत हाई टेम्परेचर वाले रीजन भी हैं जहाँ पे 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है डेजर्ट में समर सीज़न में। और ऐसे एरिया भी हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहाँ पे टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, वहाँ पे भी कुछ माइक्रोब्स सर्वाइव करते हैं। तो वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? जब हमारा 45 टेम्परेचर हो जाता है हमारे एरिया में गर्मियों में, उसी में रहना इतना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो 100 डिग्री में जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ होगी, वो आप अभी से नोट कर लो। उनमें क्या स्पेशल चीज़ होती है, उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, उन पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, इसीलिए वो उस एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं। नहीं तो जितना एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही जो उनके प्रोटीन्स है, जो उनके एंजाइम्स है, उनकी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगा और वो काम नहीं कर पाएंगे। हमारी पूरी बॉडी जो है वो एंजाइम्स, जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, वो एंजाइम्स ही कंट्रोल करते हैं।
अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। क्या मैंगो ट्री आप कश्मीर में उगा सकते हो? नहीं उगेगा। लद्दाख में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए? इसको टेम्परेचर थोड़ा सा हाई चाहिए। क्या हम एप्पल को या बादाम को अपने यहाँ उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते, क्योंकि उसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए। क्या स्नो लेपर्ड केरला में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि केरला का टेम्परेचर हाई है। स्नो लेपर्ड लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाला एनिमल है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो आपके पेपर में 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं, एक है यूरीथर्मल, एक है स्टेनोथर्मल। ठीक है, यूरीथर्मल एनिमल्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो एक वाइड टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम यहाँ भी रह लेते हैं, हम बहुत डेजर्ट एरिया में भी रह सकते हैं, हम कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, लद्दाख वगैरह में भी। ठीक है, काऊ है, शीप है, तो जो एक वाइड टेम्परेचर रेंज को झेल सके, टॉलरेट कर सके, उनको कहते हैं यूरीथर्मल। और जो नैरो टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं, मतलब उसी में उससे बहुत कम या ज़्यादा को वो नहीं टॉलरेट कर सकते, उनको कहते हैं स्टेनोथर्मल। तो स्टेनोथर्मल के एग्जांपल हैं सील्स, इनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अब एक और टर्म है ऐसी ही नीचे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन। ठीक है, तो यूरी हेलाइन, हेलाइन मतलब सॉल्टी कंडीशन, पानी में अगर सॉल्ट कंडीशन, ये जो है एक वाइड सॉल्ट रेंज को झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कहेंगे यूरी हेलाइन। और जो एक नैरो सॉल्ट टेम्परेचर जो एक नैरो सॉल्ट रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, उनको कहेंगे स्टेनो हेलाइन। तो अब है नेक्स्ट, जो एबायोटिक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, और वो है वाटर। तो वाटर, एज यू ऑल नो, इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अगर जो हमारी सेल है, सेल में भी मैक्सिमम पार्ट वाटर है, हमारी बॉडी भी वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, प्लांट्स भी वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जो चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर है, एनिमल है या प्लांट है, वाटर तो हर एक को चाहिए। ठीक है ना, तो जो वाटर है, वाटर में क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो डिटरमाइन करती हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स उसमें सर्वाइव करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ आर देयर। ठीक है, जो आपकी फ्रेश वाटर बॉडीज़ है उनमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी। जैसे आप जो आपकी इनलैंड वाटर है, जो आपकी लेक्स वगैरह हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, वहाँ पे जो सॉल्ट सैलिनिटी है इन पार्ट्स पर 1000, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है 5 के आसपास। जो सी है, सी वाटर, उसमें सॉल्ट सैलिनिटी है 30 to 35। और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हाइपर सैलाइन, हाइपर मतलब बहुत हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे लेगून्स, वहाँ पे सैलिनिटी है 100 से भी ज़्यादा। तो अब यहाँ पे अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, यहाँ पे अलग तरह के होंगे, यहाँ पे अलग तरह के होंगे। ठीक है, अब आपकी जो फ्रेश वाटर फिश है वो सॉल्टी वाटर में, सी में सर्वाइव नहीं कर सकती, जो सी वाली फ़िश है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती, एंड सो ऑन। तो हर एक जो है ये आपका नीचे फिर एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी ऑस्मोटिक जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अगर आपके फ्रेश वाटर वाले को सी वाटर में डालोगे तो उसकी ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसकी बॉडी के अंदर वाला वो मैनेज नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड, सो दे वुड फेस प्रॉब्लम एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लाइट पे। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब प्लांट्स का तो पता ही है आपको कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अगर लाइट नहीं होगी, तो जो टोटली लाइट पे डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स बहुत सारे मैक्सिमम एनिमल्स का फूड है, प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी एनिमल इज़ डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब प्लांट्स के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो क्या है? सन। ठीक है, अब ऑब्वियसली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। ओके, एनिमल्स के लिए भी, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो डीप इन द ओशियंस पाए जाते हैं, जहाँ पे सनलाइट एक्चुअली पेनिट्रेट नहीं कर सकती, केवल उसकी कुछ रेडिएशंस वहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो उनको तो पता भी नहीं है, उनके अकॉर्डिंग कोई ऐसी बॉडी सन एग्जिस्ट करती है, दे आर अनअवेयर ऑफ इट। ओके, सो व्हाट इज़ देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? बहुत डीप में आपका एक नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। बहुत डीप ओशन में क्वेश्चन दे रखा है, अमंग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, इनमें से कौन सी पाई जाएगी इन द डीपेस्ट वाटर? इसका आंसर है रेड एल्गी। इसका रीज़न भी पूछा गया है फिर। रेड एल्गी इसलिए क्योंकि ये इट कैन
एफिशिएंटली एब्जॉर्ब ब्लू लाइट विच कैन पेनिट्रेट डीपेस्ट, यानी कि ब्लू लाइट जो लाइट के स्पेक्ट्रम का ब्लू कलर है, ब्लू रीजन है, दैट कैन डीपली पेनिट्रेट, यानी कि बहुत डीप तक जा सकता है। और इसको एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कौन कर सकता है? इसको एफिशिएंटली एब्जॉर्ब रेड एल्गी कर सकती है। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद है सॉइल। सॉइल भी डिटरमाइन करती है भाई किस तरह के प्लांट ग्रो करेंगे किस एरिया में। जिस तरह के प्लांट होंगे अकॉर्डिंगली एनिमल्स भी उसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सॉइल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पीएच कैसी है सॉइल की, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। सॉइल में मिनरल्स कितने हैं। अब डेजर्ट वाली सॉइल में बहुत सारे प्लांट ग्रो नहीं करते क्योंकि एक तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, और दूसरा वहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, तो वहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन कम होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह की सॉइल है, किस तरह के उसमें वेजिटेशन होगी, प्लांट्स होंगे इन दैट एरिया। अब एक ही पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक एनिमल्स वो होते हैं जो नियर द बॉटम ऑफ द ओशियन पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं बेंथिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल कोरल्स हैं, ठीक है ना, सी एनीमोन, कोरल्स वगैरह वो डीप सी में पाए जाते हैं। उसके बाद है कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के लिए। एक ग्राफ दे रखा है, देखने में बड़ा मुश्किल लगेगा बट बड़ा ईजी है। देखो अब इस ग्राफ में क्या दे रखा है, इधर दे रखा है इंटरनल लेवल, इधर दे रखा है एक्सटर्नल लेवल, ठीक है, और ये दे रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक दे रखा है रेड लाइन में रेगुलेटर्स, मतलब उनका इंटरनल लेवल कांस्टेंट रहता है, बाहर चाहे कुछ भी होता रहे वो अपना इंटरनल लेवल मेंटेन करके रखते हैं, चेंज नहीं करते। दूसरे दे रखे कन्फर्मर्स, वो चेंज करते हैं, एक्सटर्नल जैसा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। एक्सटर्नल बढ़ गया तो उनका इंटरनल लेवल भी बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल घट गया तो उनका इंटरनल लेवल भी घट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये रखें पार्शियल रेगुलेटर्स। तो इन तीनों को हम बड़े डिटेल में आगे इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस होती है एक स्टेट जिसमें कि देयर इज़ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। हम जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है, तो that maintaining the constant internal environment that state is called as homeostasis। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। सपोज कोई पर्सन है और वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दिखा सकता है 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा और वो अपना कोई भी काम बड़ा एफिशिएंटली कर पाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसको अनईजी हो जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसको ठंड लगेगी। तो गर्मी में क्या करते हैं, आर्टिफिशियली क्या कर लेते हैं, हम एसी चला लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मीन्स से हम अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर बाहर का मेंटेन कर लेते हैं। और अगर हम फिजियोलॉजिकली मेंटेन करेंगे तो वो हमारा इंटरनल मेंटेनेंस हो जाएगा। फिजियोलॉजिकली कैसे मेंटेन करते हैं, सोचो। देखो कुछ ज़रूरी तो नहीं ना हर एक के पास एसी और ये सब फैसिलिटीज़ हों, हीटर लगा लिया विंटर्स में और एसी लगा लिया समर्स में। तो ऐसे में जो बॉडी है, बॉडी क्या करती है, स्वेट प्रोड्यूस करेगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वो स्वेट फिर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेशन से के लिए वो हीट कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी वापस से क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम उन सिचुएशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं मीनिंग क्या है रेगुलेट का। रेगुलेटर्स कौन होते हैं, हम रेगुलेटर्स हैं, ह्यूमन बीइंग रेगुलेटर्स हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है, हम मेंटेन करते हैं। कौन, मैमल्स, हम मैमल्स में आते हैं। तो एवीज और मैमल्स हमने 2 क्लासेस पहले पढ़ी हैं कि दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स बिकॉज दे कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विच इज़ हमारे लिए कितना है, ह्यूमन के लिए वो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वी आर रेगुलेटर्स, क्लियर है। अब इसको रेगुलेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें कैसे, मतलब उसके लिए हमारी बॉडी में क्या एडेप्टेशन है, कैसे हम बने हुए, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, तो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट रहता है, तो हम मेंटेन कर पाते हैं इजीली। अब इसको मेंटेन करने के लिए अच्छा 2 डेफिनेशन है, ये आपने लर्न करनी है। थर्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। मेंटेनिंग आयनिक एंड वाटर बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी में क्या है, किडनीज हैं,
ठीक है, 11th में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हमारी किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। अब आ जाते हैं हम कि हमारी जो मैमल्स हैं, मैमल्स जो हैं कि सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन कर पाते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेट भी कर पाते हैं। दैट इज़ वाई दे कैन लिव इन एंटार्क्टिका एंड दे कैन लिव इन सहारा डेजर्ट ऑल्सो। अब हमने बात की थी कि भाई आर्टिफिशियल ना होके अगर हमें नेचुरल तरीके से हमारा बॉडी टेम्परेचर हमारी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में नेचुरली स्वेटिंग होगी, बहुत गर्मी होगी, तो स्वेटिंग से क्या होगा, स्वेट इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन से आती है कूलिंग, और फिर हम उस एरिया में इजीली अडेप्ट कर पाते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री से काफ़ी कम हो जाता है, 10 डिग्री 5 डिग्री भी हो जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर जाती है, शिवरिंग, कंपकपाना शुरू कर देती है। शिवरिंग यानी कंपकपाना, ये एक तरह की एक्सरसाइज है, ठीक है। इस एक्सरसाइज से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, और हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम इजी फील करते हैं। प्लांट्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, और ये जो मैकेनिज्म है ना थर्मो रेगुलेशन का, ये कुछ एनिमल्स में ही है, कुछ परसेंट एनिमल्स में ही है, तो वो रेगुलेटर्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। ज़्यादातर एनिमल्स यानी कि 99% एनिमल जो हैं क्या है, कन्फर्मर हैं। कन्फर्मर का मतलब वो बाहर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, बाहर का जैसा होगा कम होगा तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि वो अपना इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते, और जो रेगुलेटर्स थे वो इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कर पाते हैं, वो रेगुलेट कर लेते हैं। ये रेगुलेट नहीं कर पाते, ये सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो इनका भी कम हो जाएगा, बाहर का बढ़ गया तो इनका भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स, ओके। अब ये हमारा जो भी आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ना, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और प्लांट्स भी। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो दिया हुआ है, कई बार पेपर में आ जाता है, थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करना, वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ओके। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं लाइक श्रूज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, वो जनरली पोलर रीजन में नहीं पाए जाते। उसका कारण ये है कि इन एनिमल्स का जो स्मॉल हैं, इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो हाई होता है, यानी कि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ज़्यादा बॉडी हीट बहुत जल्दी रिलीज़ करते हैं, लूज़ करते हैं। ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा हीट लॉस, ठीक है। जब बाहर ठंडी होगी तो क्या होगा, ये ज़्यादा हीट लॉस करेंगे, ज़्यादा हीट लॉस करने की वजह से इनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर है, दोबारा बता रही हूँ, छोटे एनिमल्स हैं, श्रूज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, ये इनका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से ये ज़्यादा जल्दी हीट लॉस करते हैं जब बाहर ठंड होती है। हीट लॉस ज़्यादा होगा तो इनको अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। यही मेन रीज़न है कि ये स्मॉल एनिमल्स पोलर रीजन में रेयरली ही दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई दीज आर नॉट फाउंड इन पोलर रीजन, बिकॉज इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, इसीलिए इनका हीट लॉस ज़्यादा होता है। क्लियर। अब कुछ ऐसे होते हैं, दो और मैकेनिज़्म दे रखे हैं कि भाई ना तो कुछ ऐसी एरिया हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस है ना कि भाई ठंड कुछ टाइम के लिए ही होती है बहुत एक्सट्रीम में, और बाकी टाइम एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। तो ऐसे केस में दो अल्टरनेटिव आते हैं, एक होता है माइग्रेशन और एक होता है सस्पेंड। अब माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, हम देखते हैं बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज़ हमारे कंट्री में, नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पे विंटर सीजन में जब जनवरी दिसंबर एंड आता है तो बाहर के कंट्रीज से, साइबेरिया वगैरह से बर्ड्स आते हैं, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जांपल दे रखा है, राजस्थान में है कियोलेडो नेशनल पार्क, भरतपुर में, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, या आपके आसपास ये सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। तो यहाँ पे साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं और उस सीज़न में यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं उन बर्ड्स को देखने के लिए। तो वहाँ पे जहाँ पे ये थे एक्चुअल, जहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाती है, वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर सकते, अंडे वगैरह नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये आते हैं, अपने एग ले करते हैं, फिर उनकी हैचिंग हो जाती है, इनके छोटे बर्ड्स होते हैं, उनको लेके कुछ महीने बाद वापस से अपने उसी एरिया में
चले जाते हैं। एक वैसा सिंपल एग्जांपल देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आपकी गर्मी हो गई है, समर सीज़न है और बहुत रईस लोग हैं भाई, उनके पास तो हर जगह वो घर बना सकते हैं, उनके पास दिल्ली में भी घर है, शिमला में भी घर है, तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अपना दिल्ली से शिमला शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, मतलब जिसको आप माइग्रेशन की कैटेगरी में समझने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे एग्जाम्पल आएगा तो आप ये यूज़ करोगे। उसके बाद है सस्पेंड। ये माइग्रेशन से कैसे डिफरेंट है? सस्पेंड का मतलब क्या है कि रुक जाना, कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाना उस एक्टिविटी का। तो बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स हैं, उनमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब वो स्पोर्स क्या होते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगे तो उन स्पोर्स के चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप हो जाएगी जो उनको प्रोटेक्ट करेगी अनफेवरेबल कंडीशन में। फिर जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, पानी वगैरह सब मिल गया, तो ये वॉल टूट जाएगी और ये दोबारा से जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं सस्पेंशन। अब दूसरा, हमारे जो हायर प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, अब हम जैसे कोई क्रॉप हमने हार्वेस्ट की तो हम सीड्स क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, है ना, ग्रेनरीज में, सीलोज में, या घर पे भी स्टोर करके रखते हैं हम दाल वगैरह डब्बों में। तो अगर आप वो डब्बों में जो रख रहे हो तो वो क्या कंडीशन है, उसके पास टेम्परेचर भी थोड़ा कम ही होता है, मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल कम होता है, लेकिन वो सीड जो है डोरमेंट है। डोरमेंट मतलब टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट है उसकी। ठीक है, डोरमेंसी। अब उसको अगर मॉइस्चर वगैरह मिल जाए तो वो दोबारा से जर्मिनेट हो सकता है। आप स्प्राउट्स बनाते हो घर में, है ना, सीड जर्मिनेशन की कैपेसिटी रखता है। तो लेकिन जब वो आपने ड्राई स्टेट में रखा हुआ है, ड्राई कंडीशन में रखा हुआ है, यानी कि दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ डोरमेंसी, इनएक्टिव स्टेट। उसके बाद कुछ एनिमल्स हैं जो कि समर सीज़न में और विंटर सीज़न में जो बहुत एक्सट्रीम, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम विंटर नहीं झेल सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम जो है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नहीं झेल सकते, तो वो टेम्परेरीली चले जाते हैं विंटर स्लीप में या समर स्लीप में। हाइबरनेशन को कहते हैं विंटर स्लीप और एस्टिवेशन को कहते हैं समर स्लीप। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, छिपकली जो है ना, वो आपको सर्दियों में कहीं नहीं दिखाई देगी। सर्दियाँ आते ही वो क्या होगी, वो छिप जाएगी, घर की दीवारों के बीच में जो भी क्रेवाइसिस, दरारें वगैरह होंगी वहाँ चली जाएगी। क्यों? वो इनएक्टिव हो जाती है। ऐसा नहीं कि मर गई सारी छिपकलियाँ, नहीं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो बाहर निकल आती हैं, यानी कि वो किस में गई, विंटर स्लीप में, हाइबरनेशन में। ऐसे ही जो पोलर बियर है दैट ऑल्सो गोज फॉर विंटर स्लीप। विंटर स्लीप इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन। समर स्लीप को कहते हैं एस्टिवेशन। कुछ होते हैं ऐसे जो एक्सट्रीम हीट नहीं झेल सकते, ठीक है, जैसे स्नेल्स और कुछ फिश, तो वो किस में जाएंगे, आपके समर स्लीप में। ठीक है, एक और स्टेज होती है, कुछ ऐसे आपके प्रोटिस्टा होते हैं जिनको कहते हैं ज़ूओप्लैंक्टन। ये पानी में होते हैं, लेक्स में या पॉन्ड्स में। ये एक ऐसी स्टेज में एंटर कर जाते हैं जिसको कहते हैं डायापॉज। डायापॉज का क्या मीनिंग होता है, ये 1 मार्क में आया हुआ है बहुत बारी। डायापॉज का मतलब है स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, यानी कि इनका डेवलपमेंट रुक जाता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज पे ये रुक जाते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तब दोबारा से ये एक्टिव हो जाएंगे और अपनी नेक्स्ट मैच्योर स्टेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडेप्टेशंस। थैंक यू।